Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we're going to discuss the most important issues of the day. The first article that we have to discuss here is about Meghalaya, जहां पर एक रेल लिंक एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे. सेकेंड आर्टिकल एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में जो चाइनीज गुड पे इंपोज की गई है. एंड थर्ड आर्टिकल खुर्दिस्तान के बारे में जो टर्की के साथ अभी पीस साइन करने के एक पड़ाव पे आ चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल. मेघालय में कुछ लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं इस टाइम रेलवे प्रोजेक्ट को, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें इनर लाइन परमिट, जैसा कि आपको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के केस में देखने को मिलती है, वैसे इनर लाइन परमिट को आप यहां पे भी इंप्लीमेंट कीजिए. अब यहां पे इन रेलवे प्रोजेक्ट से इन्हें क्या परेशानी है? तो ये कहते हैं कि भी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज हो जाएगा. एक्चुअल में यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन 86% कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें गारो खासी सबसे डोमिनेंट पोजीशन पे आते हैं. एंड अगर माइग्रेंट यहां पे आएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी. इनर लाइन परमिट आएगा तो इससे कहीं ना कहीं इनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से खासी स्टूडेंट्स यूनियन और जैंतिया नेशनल काउंसिल ये डिमांड कर रहे हैं कि भी यहां पे भी मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड की तरह इनर लाइन परमिट को इंप्लीमेंट कीजिए. अब इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो कि इशू करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे नॉन रेजिडेंट को इन एरियाज को विजिट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है. अब इससे यहां पे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं कि आप माइग्रेंट के इन्फ्लक्स को रोक सकते हैं. अब कहा जाता है कि भी देखो, इन एरियाज में खासकर मेघालय के अंदर आपका लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जिससे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं इससे उन्हें डर है कि उनका जमीन जो है वो छिन ना जाए, जिसे लैंड एलिनेशन कहा जाता है, कि भाई उनसे लैंड लेके कहीं ना कहीं वो लोग इन लैंड के लाइक आप ये कह सकते हो कि ओनर बन जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है. तो अभी दो सेक्शन है. एक सेक्शन कहता है कि भाई रेलवे लिंक यहाँ पे नहीं आना चाहिए बिकॉज लार्ज स्केल इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा. दूसरा सेक्शन ये कहता है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो रेलवे लिंक को यहाँ पे आने दिया जाए. अब यहाँ पे इनर लाइन परमिट की बात की जाए तो सेक्शन 2 ईस्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंडर इसके बारे में बात की गई है, जहां पर ये किस स्टेट पे एप्लीकेबल होगा ये डिसाइड करती है आपकी यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करती है आपकी होम मिनिस्ट्री. अब यहाँ पे ये रेगुलेट करता है जैसे अनऑथराइज पर्सन के किसी भी एरिया को एक्सेस को, यानी एंट्री और स्टे लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है. ये प्रोटेक्ट करता है लैंड राइट्स को, कोई और बाहर से आके जमीन नहीं खरीद सकते. एंड प्रिजर्व करता है वहां का इंडिजिनस कल्चर को. वैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ऑलरेडी इन एरियाज में इसको इंप्लीमेंट किया गया है. अब कहते हैं इससे क्या फायदा होता है? कहते हैं लैंड प्रोटेक्शन मिलता है, कोई बाहर का लोग आके यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता है, जो यहाँ का कल्चर है वो आपका प्रिजर्व होगा, एंड जो माइग्रेशन है आप उसको भी कंट्रोल कर पाओगे. ऐसा पहले भी बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है, तो यहां पर करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. बट जो यहां पर इसके अगेंस्ट में पॉइंट आते हैं वो ये आते हैं कि देखो, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो कम होगा, जो ऑलरेडी इस केस में बहुत ज्यादा है. आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जो इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है ब्यूरोक्रेटिक, वो आपका सिस्टम यहाँ पर थोड़ा ठीक हो सकता है. आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो कमोडिटी की लाइक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो प्रॉब्लम आती है, बेटर कनेक्टिविटी मिल पाएगी आपको. जो आपकी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, खासकर टूरिज्म सेक्टर, वो बूस्ट होगा इससे. एंड इससे कहीं ना कहीं लोकल प्रोस्पैरिटी आपकी इंक्रीज होगी. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं, जिससे उनके कंसर्न को समझ के उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा सकती है. यानी कोई मिडल पाथ आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं. अब यहां पर एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, जहां पर रेलवे एंट्री रेगुलेशन सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि किसी भी तरह का ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े. आप यहां पर ऑल्टरनेट प्रोटेक्शन मेजर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, आप इनर लाइन परमिट नहीं लगाना चाहते, बट किसी तरह से आपको लोगों को पैसिफाई करने के लिए कुछ तो उनको बेनिफिट देना पड़ेगा. एंड यहां आप इनर लाइन परमिट को अंदर आप एग्जम्पशन दे सकते हो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए. मतलब आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो बिजनेस ट्रेवल के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे
ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस एरिया में बूस्ट हो सकती है एंड लोगों का जो डर है बाहर के लोग आके हमारे एरिया को गवर्न करेंगे, आप उस डर को भी खत्म कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं, इंडिया ने इंपोज किया एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज गुड्स के ऊपर। अब ये 5 चाइनीज गुड हैं, जैसे आपके ईवी में यूज होने वाला सॉफ्ट फेरेट कोर्स, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, टेट्रा आयोसैनुरिक एसिड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो कहते हैं कि भाई ये सभी के ऊपर अभी हमने क्या करा है, ड्यूटी को इंपोज किया है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? जैसे लेट्स से एक प्रोडक्ट चाइना के अंदर उसकी डोमेस्टिक मार्केट में 80 रुपए का बिक रहा है, अब वो इंडिया की मार्केट में सेम प्रोडक्ट को 50 रुपए में बेच रहा है, अपनी मार्केट से सस्ता। तो इस केस में जो ड्यूटी इंपोज की जाती है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। वैसे ड्यूटीज वेरियस टाइप की हो सकती है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी जब आप मार्केट प्राइस से नीचे बेच रहे हैं फॉरेन कंपनीज अपने यहाँ पे, मतलब इंडिया के अंदर, तो उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंडर कवर किया गया, WTO से अप्रूव करता है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी जहां पर आप सब्सिडीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी सडन इंपोर्ट इंक्रीज होता है जिससे डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी को इंपोज किया जाता है। एंड प्रोविजनल ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी ही है, बट 6 महीने के लिए इसे इंपोज किया जाता है। तो कहा जाता है कि भाई इंडिया के अंदर जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी है ये इसे इंप्लीमेंट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। मतलब वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर इसे अनाउंस करते हैं, बट एक्चुअल में उसके पीछे रिकमेंडेशन इनका लगता है। यहाँ पर ये एग्जामिन करते हैं कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका, एंड अगर ऐसा होता है तो 5 साल के लिए यहाँ पे इसको इंपोज किया जाता है, बाद में इसको फिर से रिव्यू किया जाता है। अब यहाँ पे इसे नोटिफाई करने का काम, जैसा मैंने आपको कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बट उसके अंडर भी CPCB यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इसको क्या करती है, आप ये कह सकते हो नोटिफाई करती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अब अगर मान लो किसी को ऐसा लगता है कि भाई उनके ऊपर गलत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, तो वो अपील कर सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी के पास, या WTO के पास भी जा सकते हैं इस चीज को लेके, या यहां पे सनसेट रिव्यू के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, जहां पर 5 साल बाद इसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा एंड उसके बाद ड्यूटी को हटाया जाएगा या कंटिन्यू किया जाएगा, जिसके ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो ये चीज है आपकी सेकेंड आर्टिकल में। आई होप आपको सेकेंड आर्टिकल समझ में आया हो। Now let's talk about Kurdis. Kurdis people are biggest community with no national identity. मतलब इनको अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इवन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से ये बेचारे परेशान चल रहे हैं, इनको कोई देश नहीं मिल पा रहा है, एंड जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इनकी स्ट्रगल चलती आई है। अब अगर बात की जाए खुर्दिश पीपल की, तो ये आपको तुर्की में भी देखने को मिलता है, आर्मेनिया में भी देखने को मिलता है, ईरान में भी, इराक में भी और सीरिया में भी। तो कुछ इस एरिया में ये फैले हुए हैं इन सभी देशों के। टर्की इन्हें टेररिस्ट मानता है। इराक ने कुछ हद तक आप ये मान के चलो कि ऑटोनॉमी दे रखी। अगर बात की जाए सीरिया की, तो सीरिया में जो रिवोल्ट हुए थे अगेंस्ट इन दोनों एरियाज में, या आप ये कह सकते हो कि जो ISIS के अगेंस्ट वॉर चली थी, तो कहीं ना कहीं उनमें इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था, US ने भी इन्हें सपोर्ट किया था। तो अभी अगर हम बात करें तो ये एक एथनिक ग्रुप है जो ट्राइबल और नोमैडिक कैटेगरी में आता है, बट ये मिलिटराइज्ड है। ये टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, आर्मेनिया इन सभी एरियाज में फैला हुआ है। 1920 की जो ट्रीटी ऑफ सर्विस थी, कहीं ना कहीं खुर्दिश ऑटोनॉमी के बारे में बात करती है, बट उसे कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ट्रीटी ऑफ लॉसेन के थ्रू टर्की ने रिजेक्ट कर दिया था खुर्दिश स्टेटहुड को। एंड अगर देखा जाए तो इन्होंने मल्टीपल टाइम टर्की के अंदर 1925-30 में रिवोल्ट किया, इराकी एरिया में इनको सप्रेस किया गया 1980s में, एंड जिसके बाद से आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट इनकी एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ गई थी। इन्होंने अपनी आर्म स्ट्रगल को स्टार्ट किया खुर्दिश इंडिपेंडेंस के लिए, जिसके लिए खुर्दिश वर्कर पार्टी को बनाया गया। अभी इसी खुर्दिश पार्टी ने क्या किया है, जो खुर्दिश पीपल है वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपने नवरोज को इराक के अंदर, जहां पर इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट टर्की। तो हो सकता है कि अब टर्की में इनके रिवोल्ट ना देखने को मिले। अब कहते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कहते कोई भी देश इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर आप देखें तो टर्की एरिया में खुर्दिश आइडेंटिटी, कल्चर, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट स्टिल अभी लाइक इनको फुल फ्लेजेड एक्सेस नहीं मिला है। इराक में इंडिपेंडेंट आपको इराकी खुर्दिश देखने को मिलते हैं। सेल्फ
रूल यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सीरिया में इनका देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ईरान के अंदर इन्हें ग्रेटर पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स दिए गए मिनॉरिटीज के तौर पे। अब ये इनकी डिमांड है। अब इस डिमांड के अंदर अगर आप बात करें तो टर्की तो साफ साफ मना करता है। जैसे अगर मैं बात करूं टर्की की, तो टर्की कॉन्स्टेंटली इन्हें टेरर ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखता है। मतलब वो अपोज करता है कुर्दिश ऑटोनॉमी की जो ये डिमांड करते हैं। ईरान में भी मोर और लेस आप ये मान के चलो कि सेम ही सिनेरियो, वहां पर भी इन्हें रिप्रेस किया गया। सीरिया में कोई गवर्नमेंट है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि सीरियन कुर्द्स जो थे उन्होंने यूएस के साथ मिलकर आईएसआईएस को फाइट भी किया था। बट बाद में यूएस ने इन्हें बैकस्टैब किया, यूएस ने कभी इनको सपोर्ट नहीं किया। अब अभी की बात की जाए तो यूएस, यूरोपियन यूनियन और टर्की ये सभी इनको टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे देखते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो इनको सिस्टमेटिकली आप ये कह सकते हो कि रिप्रेस किया गया है। इनकी लैंग्वेज के ऊपर बैन लगाना, कल्चर और पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर बैन लगाना, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इनके लिए एक दिक्कत सामने देखने को मिलती है। अब इराकी कुर्दिश की बात की जाए तो इकलौते यही हैं जो आज की डेट में ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। बाकी सभी ये जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को कभी भी फुलफिल नहीं किया गया। अब हाल फिलहाल की बात की जाए तो इराकी कुर्दिश को तो 2000 के आसपास ऑटोनॉमी मिली। सीरियन कुर्दिश ने, जैसे मैंने कहा कि सिविल वॉर में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया था, तो डिफेक्टो ऑटोनॉमी इनको यहां पर भी मिल गई है। एंड अभी टर्की के अगेंस्ट तो ये स्ट्रगल चल रही है, बट इनके साथ सीज फायर हो गया एंड यूएस कहीं ना कहीं बैक करता था कुर्दिश फोर्सेस को आईएसआईएस के लिए, जिसकी वजह से यूएस और टर्की के बीच में जो आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स थी वो इंक्रीज हुई। अब यहां पे अभी बात की जाए तो सबसे बड़ा इशू क्या है इनके सामने, एक तो पॉलिटिकल रिप्रेशन। चाहे टर्की की बात की जाए, चाहे यूएस की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, तो हर जगह से इन्हें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। वो भी कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिकल सप्रेशन को और ज्यादा प्रमोट करता है। एथिकल डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे। अब टर्की जो है एयर स्ट्राइक और मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू इनको कहीं ना कहीं कमजोर करने पे लगा हुआ है। ईरान और सीरिया की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी कुर्दिश मूवमेंट्स को कुछ हद तक कुचलने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। अब फिलहाल की बात की जाए तो यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था कुर्दिश को आईएसआईएस के केस में, बट बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने कभी भी कुर्दिश इंडिपेंडेंस को बैक नहीं किया। रशिया इन्हें टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता है, वेरएज ईयू इन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानता है। तो अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि भाई इनके लिए बहुत सी चीजें आप ये कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। अब देखो, अगर जैसे इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट की बात की जाए तो इनके अंदर यूनिटी नहीं है, टर्की इसके लिए मानेगा नहीं, इराक नहीं मानेगा, सीरिया नहीं मानेगा, ईरान नहीं मानेगा, तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि भाई ये इंडिपेंडेंट स्टेट आपकी बन सके। ग्रेटर ऑटोनॉमी पॉसिबिलिटी है, बगदाद के अंदर आपको ये देखने को मिला है, बट बाकी जगह पे हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। परमानेंट रिजोवा ऑटोनॉमी की बात की जाए, वो भी अनसर्टेन है, क्योंकि ये सीरिया के पॉलिटिकल और यूएस और टर्की के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये वहां पे कुर्दिश को ग्रो करने देते हैं कि नहीं। अगर अगर बात की जाए टर्की और इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो टर्की वाला एरिया है वहां पर तो नहीं, बट बाकी एरियाज में इनकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पर कर सकती है अगर टर्की का सपोर्ट मिलता है, वेस्टर्न अलाइज का सपोर्ट मिलेगा, जहां पर यूएस, यूरोपियन यूनियन भी इनको सपोर्ट फिर कर सकती है। अगर टर्की के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देशों को तो यूएस इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो यहां पे आपको ये चीज ये याद रखनी थी। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन समझ में आई हो। तो आज 3 मेजर आर्टिकल हमने डिस्कस किए। आई होप आप वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।